अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं FA1 की BPP किट। सही है। और आज वाले लेक्चर का जो मेन फोकस होएगा वो बेसिकली कंट्रोल अकाउंट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। क्योंकि कैप्टन से तो हम लोगों ने देख लिए थे इनको, कैप्टन किट से। BPP किट से हमने अच्छी तरह इनको नहीं देखा। और सेकेंडली, कंट्रोल अकाउंट के क्वेश्चंस के अलावा हम इसमें बैंक्स रिकंसिलिएशन की भी कुछ चंद सवाल इसमें देख रहे होंगे। ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन और कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का ये लेक्चर होने जा रहा है BPP किट की प्रैक्टिस। ठीक है, ऑफ FA1। ठीक है जी। तो चंद क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन के, सबसे पहले वो जल्दी से खत्म करते हैं हम लोग, फिर हम चलेंगे अपने मेन उस पे जो कि है कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। ठीक है। सबसे पहले बैंक का पहला हम सवाल करें 2.35। ठीक है। अब इसमें आप देखें वो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी रिवील्ड व्हेन अ बैंक रिकंसिलिएशन इज परफॉर्म, आइडेंटिफाई ऑल द आइटम्स। ठीक है। मतलब कि जब बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म होएगी, बैंक रिकंसिलिएशन का क्या मतलब होता है, जब बैंक अकाउंट के बैलेंस को, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मिलाया जाएगा, तब कौन सी चीजें सामने आएंगी। ठीक है, कौन सी चीजें रिवील आएंगी। ठीक है जी। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस लिखी हुई हैं। ठीक है। तो इनको देखने से बेसिकली वो कह रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन करने से कौन सी चीजें हमारे पास आइडेंटिफाई होंगी, कौन सी चीजें रिवील होंगी। सही है। अब हमने जो जो चीजें इसमें पढ़ी हुई हैं वो पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, यस ये तो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है। मिसिंग चेक्स, ऐसा हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। स्टैंडिंग ऑर्डर, यस ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इन पे मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है। डायरेक्ट डेबिट्स, यस ये भी हमने पढ़े हैं। सही है। इंटरेस्ट एंड चार्जेस, ये भी एक तरह से बैंक डिडक्ट कर लेता है, कैश बुक में नहीं आ रहे होते, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन अपनी बतानी है कि हमारे पास क्या होगा जो हमारी बैंक रिकंसिलिएशन जो चीज़ रिवील करेगी। ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, एक तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने देखे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डायरेक्ट डेबिट्स, तो इसका मतलब ये तो इनके आंसर लाजमी तौर पे होंगे। अब इंटरेस्ट एंड चार्जेस जो है ना, देखें हम बेसिकली रिकंसिलिएशन क्यों परफॉर्म करें, अगेन इसका मकसद सोचें। रिकंसिलिएशन हम लोग इसीलिए परफॉर्म करें ताकि हमारे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस जो है वो मुत्तफिक हो जाए, एक लेवल पे आ जाए, राइट, मुतहदा हो जाए। तो इसीलिए उनको टुगेदर करने के लिए, उनको एक लेवल पे लाने के लिए हमें सब चीज़ आइडेंटिफाई होती हैं ऑब्वियसली। अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, राइट। तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट एंड चार्जेस भी हमें मिलते हैं, बैंक ने डिडक्ट किए होते हैं, हम कैश बुक में कर देते हैं क्योंकि हमने कैश बुक में नहीं किए होते। डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर, अनप्रेजेंटेड चेक्स आपने बैंक रिकंसिलिएशन के लेक्चर से समझे हैं। मिसिंग चेक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है। और मिसिंग का वर्ड वैसे भी एक मतलब कि सही तरह मीनिंग नहीं देता बैंक रिकंसिलिएशन में। या तो अनप्रेजेंटेड चेक्स लफ्ज होता है, या फिर अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स या अनक्लियर्ड चेक्स जो होता है ना, वो वर्ड होता है। मिसिंग चेक्स एज सच कोई यहाँ पे वर्ड नहीं है। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनना चाहिए वो है 1, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 1, 3, 4 एंड 5। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, 2.36। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इन सब ऑप्शंस में से कौन सा करेक्टली डिफाइन करेगा। ठीक है। वन बाय वन पढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट प्रोड्यूस टू एग्री द बैलेंस एट बैंक विद द कैश बुक बैलेंस फॉर अ बिजनेस। तो ये तो रिकंसिलिएशन है, राइट, ये बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है। ये जो ऑप्शन ए में कह रहे हैं ये तो रिकंसिलिएशन है। रिकंसिलिएशन का मतलब दोनों को एक जगह मुतफिक करना, दोनों बैलेंसेस को, राइट, दोनों बैलेंसेस को एक जगह लाना। तो ये बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है, बैंक स्टेटमेंट तो सिर्फ बैंक वाली आइटम सिखाता है। ठीक है। बी पढ़ते हैं। वन सेंट टू कस्टमर्स ऑफ अ बैंक आइटमाइजिंग द अकाउंट बैलेंसेस, पेमेंट्स एंड रिसीट्स फॉर एन अकाउंट इन अ मंथ। यस ये मुझे लग रहा है, किसी हद तक मुझे लग रहा है, बट सी एंड डी भी पढ़ लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। ठीक है। अ रिकॉर्ड शोइंग कैश बैलेंस ऑफ बिजनेस, जरूरी नहीं है, राइट, कैश अलग होता है, जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो बैंक के परस्पेक्टिव से होती है, वो अलग होती है। ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीट फॉर अ बिजनेस, राइट, तो ये भी एक तरह से बी ऑप्शन का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो अगर आप कहें कि आप बी और डी में से क्या चूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन बी चूज करूंगा, क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इसको प्रिसाइजली बता रहे हैं। ठीक है जी, सही है। अब 2.37 पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। XYZ हैज अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग एन ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ $300। अब ये पहले दो तीन सवाल जो हमने किए हैं वो तो थ्योरेटिकल थे, ये इसका पहला कैलकुलेशन वाला सवाल है। ठीक है। तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है, अगेन याद करें, आपको कैलकुलेशन बेस्ड सवाल करने के लिए, सारे सवाल करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप बैंक रिकंसिलिएशन के लेक्चर पहले देख के आएँ। अगर ये आप लेक्चर देख रहे हैं, आपने बैंक रिकंसिलिएशन वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ, तो पहले आप फोल्डर में से वो देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाएं। ठीक है। अब उसने ओवरड्रॉन बैलेंस बता दिया 300 का। कैश बुक शोज अ बैलेंस इन हैंड ऑफ $25। इंटरेस्ट चार्ज वाज 30 विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये तो हम कर लेंगे कैश बुक में। ठीक है। देयर वर नो अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है जी। हाउ मच वाज द टोटल ऑफ अनडिपॉजिटेड रिसीट चेक्स, मतलब कि ये किसकी बात करे,
अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स की बात करें, यूसीएल, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट जो मैंने समझाया था ना, कि ऐसी रिसीट जो हमें मिल गई होती हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें चेक दे दिया, वो अभी तक हमारी जेब में या वॉलेट में या कहीं दराज में पड़े, हमने बैंक में उसको प्रेजेंट नहीं किया। तो एक्चुअली चेक तो हमें मिल गया हुआ है, लेकिन हमारी मर्जी हम जब भी इसको कैश करवा लें या अपने अकाउंट में डलवा लें। ठीक है, तो हमने इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं ढूंढने, जैसे टिपिकल सवाल होता है, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग का। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल है, हम लोगों ने अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स ढूंढने हैं। सही है। अब देखें यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस किसका दिया हुआ है, यहाँ पे $300 हमें बैंक स्टेटमेंट का ही दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, बैंक ही हमने बनाना है, और उसी से हमने ये मिसिंग अमाउंट यूसीएल वाली ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ जल्दी से मैं अगर नोट पैड पे बैंक स्टेटमेंट बना लूँ, छोटी सी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब ओवरड्रॉन बैलेंस है 300 का, तो ओवरड्रॉन बैलेंस आपको पता है कहाँ पे आता है, 300 का डेबिट साइड पे, क्योंकि बैंक वालों के लिए जो है ये एसेट होता है, राइट। और बैंक स्टेटमेंट हमेशा बैंक के परस्पेक्टिव से बनाई जाती है, हमारी तो लाइबिलिटी है, बैंक वालों का एसेट है। ओवरड्रॉन का मतलब माइनस बैलेंस है। ठीक है, अब कैश बुक का भी इसने बैलेंस बता दिया, ठीक है, एक तरह से। इंटरेस्ट चार्ज वॉज 30 विच हैड नॉट बीन, अच्छा आपको अगर याद है, अगर अगर आपने बैंक रिकन्सिलिएशन का लेक्चर देखा हुआ है, उसमें मैंने क्लियरली बात बताई थी कि अगर इन्फॉर्मेशन मिक्स्ड दी हो, आपको समझ ना आ रही हो, या यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो 300 का बैंक सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं दी हुई, तो बेसिकली इस अगर हम सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को बनाएं, तो इसकी मदद से तो हम अनक्रेडिटेड लॉजमेंट नहीं ढूंढ सकते ऑब्वियसली, हमें दो तीन और भी अमाउंट्स चाहिए होंगी, राइट। तो दो तीन अमाउंट्स और दी हुई हैं, लेकिन किस चीज़ की दी हुई है, कैश बुक की यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों अकाउंट्स को इकट्ठा क्लोज करेंगे, वो वाली टेक्निक आपको याद है, ठीक है, मैंने वहाँ पे करवाई हुई है। तो दोनों अकाउंट्स को यहाँ इकट्ठा हम क्लोज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, कैश बुक भी यहाँ पे बना लेता हूँ सिंपली। ठीक है, कैश बुक मैंने बना ली। अब कैश बुक की चीजें लिख लेते हैं, यहाँ पे बैलेंस इन हैंड है ना, दैट मीन्स कैश बुक हमारा एसेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ के आगे डेबिट साइड का 25, ठीक है, $25। अब इंटरेस्ट चार्ज भी है 30, मतलब कि बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज जो भी है, ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, उसने क्लियरली सवाल में बताया है, तो इंटरेस्ट चार्ज हम 30 का क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश बुक एसेट होता है, क्रेडिट पे डिक्रीज होती है। ठीक है जी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी है। हमने कौन सी अमाउंट बेसिकली ढूंढनी है, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, ये वाली अमाउंट, तो ये मैं खाली छोड़ दूंगा, एज ए बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगा। ठीक है, अब मैं सिंपली इन दोनों को अकाउंट्स को इकट्ठा क्लोज करता हूँ। 300 प्लस 25 क्या होता है, 325। ये हैवी साइड है, तो यहाँ पे भी यही आ रहा होगा 325। जब 325 में से 30 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास आई थिंक 285 बचेगा, मैं ज़रा डबल चेक इसको कर लूँ। 295, सॉरी 295 बचेगा, और यही हमारा आई थिंक बैलेंसिंग फिगर होएगा यहाँ पे, विच इज़ 295। पहले देख लेते हैं ऑप्शंस में है, यस ऑप्शन सी है इसका, 295, यही इसका करेक्ट होएगा, 295। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने बैकवर्ड वर्किंग की है, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों ने टी अकाउंट्स यहाँ पे बनाने होते हैं। अगेन अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है बैंक रिकन्सिलिएशन को, तो आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोई इशू नहीं होगा। सही है। अब 2.38, द कैश बुक ऑफ XYZ शोड अ बैलेंस इन हैंड ऑफ 900, ये भी कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो यहाँ पे किसका बैलेंस इसने शो किया, कैश बुक का, बैंक स्टेटमेंट का नहीं, किसका, कैश बुक का। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट ने भी शो कर दिया बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1100। ठीक है, चेक्स पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड टू द बैंक स्टेटमेंट वर $250। ठीक है, मतलब कि ये कौन से, ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, उसने साफ साफ यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंट टू, अच्छा यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने होंगे। सही है, तो अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम दोनों अकाउंट्स बनाएं, बैंक स्टेटमेंट से भी एक तरह से हमारा काम चल सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट की ही दी हुई है। ठीक है, देखते हैं किस तरह हमारा सही ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जी मैं बनाता हूँ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, कैश बुक का नहीं, बैंक स्टेटमेंट का। क्रेडिट बैलेंस है 1100 का, राइट, 1100 का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी, अब अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स जो हैं, यूसीएल जो है, वो दी हुई है 250, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इधर आता है, आपको पता है हमने क्या ढूंढना है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, राइट। आप देख सकते हैं द अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंट, तो ये चीज़ पूछ रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आई थिंक इसी से सवाल हो जाएगा, कैश बुक बनाए बगैर ही हमारा सवाल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे, ये आएगा 1350, राइट, 1350, और यहाँ पे भी जी ये आएगा 1350। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आई थिंक, यस यहाँ पे, यस आई थिंक यहाँ पे हमें कैश बुक बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो आंसर है यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा। आप देखें 1350 तो नहीं हो सकता इतना बड़ा आंसर इसका, तो यस हमें कैश बुक भी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है, इसका कोई जनरल रूल नहीं है, आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे देखना पड़ता है कि आपको एक अकाउंट बनाना है, दो से काम चलाना है। ठीक है, तो इसीलिए किसी मकसद से उसने कैश का भी हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश बुक का भी लिख लेते हैं। चलें, बैलेंस इन हैंड है ना, तो इन हैंड जो है वो डेबिट साइड पे आता है 900 का।
इन बैलेंसेस को ज़रा मैं हटा दूं क्योंकि इकट्ठा ही क्लोज होएगा, ठीक है। तो अगेन टोटल तो वही है 1350 और 1350, ठीक है जी, सही है। अब 1350 में से जो 900 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आई थिंक आई बिलीव 450 आना चाहिए। यस, यही आंसर आ रहा है और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 450 का। पहले चेक कर लेते हैं, आंसर यहाँ पे है, यस 450 यहाँ पे है। तो आई थिंक सो ऑप्शन ए जो है इसका 450 वो यहाँ पे करेक्ट बनना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है सबको? अच्छा जी, 2.39 नेक्स्ट वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर कौन सी चीजें नहीं आएंगी? ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक्स तो आते हैं, जो भी हम बैंक स्टेटमेंट देखें, बैंक रिकंसिलिएशन का अगेन वही मकसद है, जो हम बैंक स्टेटमेंट का टी अकाउंट बनाते हैं फिर कैश बुक का टी अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट्स आप लोगों ने ऑब्वियसली समझे में, हमने बताना है कौन सा नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। अनप्रेजेंटेड आते हैं, अनडिपॉजिटेड रिसीट्स भी आती हैं, राइट, ए और बी आते हैं। बैंक एरर्स भी आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ क्लियरली कि बैंक की जो गलती होगी वो बैंक स्टेटमेंट में करेक्ट होगी, हमारी तरफ से जो कैश बुक में गलती होगी वो कैश बुक में ही करेक्ट होगी। तो तीन चीजें होगी। इसको बेसिकली एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको काफी फायदा देगा। अगर कोई ऑप्शन समझ आपको नहीं आ रही तो आप पहले सही वाली आइडेंटिफाई करें जो गलत बीच में होगी, या फिर गलत वाली आइडेंटिफाई करें जो सही वाली होगी, वो आपको ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज तो एक ऐसी चीज है जिसको डबल एंट्रीज कहते हैं, राइट। तो डबल एंट्रीज का तो बैंक रिकंसिलिएशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो दो जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में, दो अलग अलग चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें रॉन्ग है, मतलब नॉट का आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है जी, अब जल्दी से 2.40 भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स टू सेंड विद द पेमेंट टू इन्फॉर्म दैट द रिसिपिएंट व्हाट द पेमेंट? अच्छा, ये बैंक रिकंसिलिएशन से थोड़ा हट के, नो इशू, मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि सवाल तो हमने सारे ही देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो हम पेमेंट के साथ सेंड करते हैं रिसिपिएंट को, साथ में बताने के लिए कि ये पेमेंट किस चीज़ की है और किसकी तरफ से आई है, ठीक है, सही है। तो आई थिंक इसका जो रेमिटेंस एडवाइस है यही हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है, राइट, रेमिटेंस एडवाइस। बाकी भी देख लेते हैं, 2 3 4 ये बैंकिंग के चैप्टर से रिलेटेड है वैसे, ठीक है। तो बैंक गायरो क्रेडिट फॉर्म मुझे नहीं लगता, कवरिंग लेटर आई डोंट थिंक सो, चेक रिक्विजिशन फॉर्म, राइट। तो एक हम वो भी लगा सकते हैं अंदाज़ा कि अगर ऑप्शन टू नहीं है, राइट, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास और कौन सी ऑप्शन है। आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से ऑप्शंस में से बनना चाहिए, लेट्स सी। अच्छा जी, तो ये एक जर्नल सा सवाल है, ठीक है। अब इसकी ऑप्शंस को जरा एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। देखिए, रेमिटेंस एडवाइस तो हमने ऐसे ही कुछ पढ़ा हुआ है कि पेमेंट के साथ ही भेजा जाता है, उसमें डिफाइन किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों के लिए पेमेंट की जा रही है, किसको पेमेंट जा रही है, ठीक है। लेकिन ये अगेन बैंकिंग का सवाल है तो एक बहुत जनरलाइज सवाल है, सिर्फ ये परचेज साइकिल या सेल साइकिल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब बैंक गैरो क्रेडिट फॉर्म ये भी इसका होगा, ठीक है, आंसर के मुताबिक ये भी है इसका। बाय द वे इसका आंसर जो है सी है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। बैंक गैरो क्रेडिट फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ऑब्वियसली हमारे यूके सिलेबस है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ये सब कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पे हम आसान लफ्जों में इसको क्या कहते हैं, डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, आपको पता होगा। ये डिपॉजिट स्लिप जैसी एक चीज़ होती है, जैसे पे ऑर्डर नहीं होता, पे ऑर्डर डिपॉजिट चेक इस तरह की, तो उस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कितनी अमाउंट है, किसको हम एड्रेस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए अमाउंट है, ठीक है। तो ये बैंक गैरो क्रेडिट फॉर्म भी वही चीज़ होता है, ये इसका सिर्फ लंबा एक वर्ड है। आप इसको आसान तरीके से वो भी याद कर सकते हैं, या तो डिपॉजिट स्लिप आप याद कर सकते हैं या फिर पे ऑर्डर जैसे होते हैं ना, तो उस तरह आप याद कर सकते हैं। कवरिंग लेटर ये तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आई डोंट थिंक ये कोई चीज़ नहीं है, राइट। ये थोड़ी इंग्लिश साइड पे चली जाती है। कवरिंग लेटर में बेसिकली लिखा होता है कि क्या मकसद है आपका, जैसे हम जॉब में एप्लीकेशन नहीं करते तो उस तरह का ये बेसिकली होता है। चेक रिक्विजिशन फॉर्म, यस, ये भी बेसिकली, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया, सॉरी सॉरी। जो चेक रिक्विजिशन फॉर्म है ना वो इसका आंसर नहीं है, इसके आंसर के मुताबिक, क्योंकि चेक रिक्विजिशन फॉर्म एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल का क्या मतलब कि अगर आपने सेल्स और परचेज साइकिल वाला लेक्चर मैंने देखा है डे 2 वाला, उसमें मैंने बताया था कि चेक रिक्विजिशन फॉर्म होता है, जैसे हम मटेरियल रिक्वेस्ट करते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है, चेक रिक्विजिशन नोट होता है। चेक रिक्विजिशन होता है कि जब सामान आ जाता है तब सप्लायर को जो पैसे हमने देने होते हैं, तब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको चेक रिक्विजिशन फॉर्म भेजा जाता है इन्फॉर्म करने के लिए कि काइंडली आप इनको पेमेंट कर दें, सामान हमारा हमारा आ चुके हैं, ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट को सेंड करते हैं। तो ये जो इंटरनल चीज़ है ऑब्वियसली इस पे ये नहीं लिखा होता कि इसको पेमेंट जा रही है, ये सिर्फ अपने यूज़ के लिए होता है, ठीक है, बंदे टू बंदा ये एड्रेस हो रहा होता है, ठीक है। तो कवरिंग लेटर भी इसके अंदर आ रहा है, तो 1 2 एंड 3 इसका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट है,
ठीक है। अब एज ए क्विज आप लोगों ने 2.41 वीडियो पॉज करें, यहाँ पे 2.41 क्वेश्चन खुद करें, ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर पीछे से चेक कर लें।